नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी टीआरई थर्ड और फोर्थ जो होने वाला है उसके लिए स्पेशल क्लास चलाई जा रही है, जो कि एग्ज़ाम में प्रश्न प्रश्नाते हैं। विषयवार प्रश्न है, ज्योग्राफी और पॉलिटी से संबंधित हैं, जो कि 6 to 8 टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस टॉपिक में हम लोग उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और संविधान देखेंगे और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं और सभी लोग इनको अच्छे से देखिए और अगर अच्छा लगे तो आप लोग इनको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएँ पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर तक की लंबाई, औसत चौड़ाई लगभग 240 किलोमीटर में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा हैं। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन फंसने की संभावना है। चलिए, इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर इन वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर श्रेणियों संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला क्या होता है? पहला आपका है ट्रांस हिमालय तिब्बत का क्षेत्र, इसको तिब्बत का क्षेत्र भी बोलते हैं। दूसरा है बृहद हिमालय, उसको महान हिमालय बोलते हैं। लघु हिमालय, इसको मध्य हिमालय बोलते हैं। बाह्य या उप हिमालय, इसको शिवालिक बोलते हैं। ट्रांस हिमालय सबसे तिब्बत का क्षेत्र है और बृहद हिमालय को महान हिमालय और लघु हिमालय को मध्य हिमालय बोलते हैं और बाह्य हिमालय या उप हिमालय को शिवालिक हिमालय बोलते हैं। आगे देखते हैं। हिमालय का उपयुक्त अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण क्रम में है। ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रिस्टेशियन टर्सरी काल तक हुआ था। इस प्रकार यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। हिमालय की अन्य श्रेणियों का उत्थान टर्सरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है, जिसमें बृहद हिमालय या महान हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है, जिसका निर्माण अलगोसी युग 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण हुआ है मध्य मायोसीन युग 1400 मिलियन पूर्व में, तथा शिवालिक में सबसे नवीनतम श्रेणी का निर्माण प्लायोसीन युग में 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ है। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय कहते हैं। जो सबसे उत्तर भाग में स्थित है उसको महान हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसे हिमालय या हिमाद्री बोलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों बन जाता है कि हिमालय को और किस नाम से जानते हैं, तो हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें लगभग 6000 किलोमीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि हिमालय की लगभग औसत ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पे आप नोट देख सकते हैं 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर भी हैं। आगे देखते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारा हिमालय का पार्ट है। ऊपर को ये क्या है, देखो, एक ये आपको उत्तर का हिमालय बोलते हैं, इसी में फिर आपका जो है मध्य हिमालय हो जाएगा, फिर लास्ट में आपका शिवालिक हिमालय हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे देखिए आपका कैलाश पर्वत है। इस क्षेत्र में देखिए ये आपका क्या है, ये है आपका कैलाश पर्वत। इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, कैलाश पर्वत।
यहीं पे आपकी लद्दाख श्रेणी है, ये देखिए, इसके ऊपर काराकोरम, इसके महान हिमालय के ऊपर को हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं। इस ट्रांस हिमालय में आप देखिए ये यहाँ पे काराकोरम है और यहाँ पे लद्दाख की श्रेणी है और यहाँ पे जास्कर श्रेणी है। ये क्वेश्चन बन जाता है उत्तर से दक्षिण इन श्रेणियों को लगाने के लिए। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर क्या है, सबसे पहले ऊपर काराकोरम, फिर आपका क्या है, देखिए लद्दाख, फिर आपका जास्कर, फिर आपका क्या है, पंजाब। तो ये आपका उत्तर से दक्षिण इस श्रेणियों को लगाने का आता है। फिर उसके बाद महान हिमालय आता है, फिर मध्य हिमालय आता है, फिर आपका शिवालिक श्रेणी आते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सर्वोत्तम चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामुर नदी के बीच में स्थित है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थित उत्तर मध्य नेपाल है और धौलाधर चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है। धौलाधर चोटी कहाँ स्थित है, नेपाल के मध्य में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। महान हिमालय के वलय की प्राकृतिक असममित है। हिमालय के इस भाग को क्रोड या ग्रेनाइट से बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। आगे देखते हैं। इसमें बहुत सी हिमालयों का प्रवाह होता है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी हैं। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है। आगे देखिए, कहा जाता है इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित था तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है तथा 60 से 80 किलोमीटर चौड़ा है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल पाया जाता है। मध्य हिमालय में क्या, पीर पंजाल श्रृंखला है जो सबसे लंबी है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएँ भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमालय के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। आगे देखिए, हिमालय की सबसे गहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। दोस्तों, इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आपका फंसता है तो सारे क्वेश्चन इसमें मिलने की पूर्ण संभावना है। और किसी भी यूट्यूब पर किसी भी कंटेंट जो पढ़ाया जाता है सेम टू सेम किसी का नहीं मिलता है। आपको विधिवत पढ़ना पड़ेगा। जब आप पढ़ेंगे तभी आपको क्वेश्चन मिलेंगे उससे संबंधित। और अगर कहा जाए तो यूट्यूब पे जो लोग भी पढ़ाते हैं, कोई भी पढ़ाए, तो आपका सेम टू सेम क्वेश्चन कभी नहीं फंसता। आपने बीपीएससी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भी देखा है तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप उस लोगों को गहराई से पढ़ना पड़ेगा। जब आप गहराई से पढ़ेंगे तभी आपके क्वेश्चन बन पाएंगे, नहीं तो आपके क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। और इसमें हम बहुत गहराई से आपको क्वेश्चनों को दिखा रहे हैं। जो टॉपिक है आप अच्छे से देखिए, आगे मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा इससे संबंधित। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं में नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। आगे देखिए, निम्न हिमालय या लघु हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं जैसे कि दोहरा दून, पोटली दून एवं अगला आपका है पाटली दून। अगला है शिवालिक क्षेत्र के गिरपात क्षेत्र में पश्चिम में सिंध से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भांवर कहते हैं। कहाँ से? शिवालिक क्षेत्र के गिरपाद क्षेत्र में पश्चिम में सिंध से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भांवर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा
अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बाजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। कंकड़ और बाजरी की सरंध्रता इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसमें लुप्त हो जाती है और धरातल पर केवल सूखी घाटी ही दिखाई पड़ती है। भांवर मैदान में चौड़ाई पूर्व से कम और पश्चिम भाग में अधिक पाई जाती है। भांवर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है जिसे तराई कहते हैं। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। पामीर की गांठ यानी तिब्बत ट्रांस हिमालय में स्थित है। क्वेश्चन आता है पामीर की गांठ कहाँ पर स्थित है, तो ट्रांस हिमालय या तिब्बत ट्रांस हिमालय में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय का ही भाग है। जैसा कि मैंने आपको मैप में दिखाया था कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिम हिस्से में स्थित है। कहाँ, पश्चिमी हिस्से में स्थित है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तथा स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय को क्या कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बन जाता है कि सतलज और सिंध के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जानते हैं, तो क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय। या फिर आपका उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है कि पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है, तो आप कह सकते हैं कि सतलज एवं सिंधु नदी के बीच स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरीके से देखिए और याद कर लीजिए। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमालय नाम से भी जाना जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय कहते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है, तो आप कहेंगे सतलज तथा काली नदियों के बीच। या सतलज और काली नदियों के बीच कौन सा हिमालय है, तो आप क्या बताएंगे, कुमायूं हिमालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। काली तथा तिस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तिस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इससे बीपीएससी क्वेश्चन बना चुका है, इसलिए आप लोग इन सारी नदियों के बारे में ध्यान देना कि सतलज और काली नदियों के बीच कौन सा हिमालय है, या काली और तिस्ता के बीच कौन सा हिमालय है, या तिस्ता और दिहांग के बीच कौन सा हिमालय है। इससे आप इसको बहुत अच्छी तरीके से अपने कॉपी पे नोट कर लेना। इससे क्वेश्चन बीपीएससी बना चुकी है, दोबारा फिर बनाने की संभावना है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग या महागढ़, आगे क्वेश्चन देखते हैं, गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ स्थित है। पूर्वांचल में ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है कि पूर्वांचल में कौन कौन सी पहाड़ियाँ, या पटकई या नागा, मिजो पहाड़ी किस भाग में पड़ती हैं, तो आप कहेंगे पूर्वांचल में पड़ती है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के हिमालय भाग का बड़ा महत्व है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता था। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु गंगा एवं उसकी सहायक नदियां अपरदन एवं निक्षेप के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। आगे देखते हैं। अटल टनल 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। यह भी क्वेश्चन आता है कि अटल टनल किस श्रेणी में है, तो पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। आगे देखते हैं।
इसका निर्माण सीमा सड़क द्वारा किया गया है तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सुरंग का उद्घाटन किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग नोट कर लेना। अब थोड़ा देख लेते हैं और हिमालय के अनुदैर्ध्य उत्क्रम कौन कौन से हैं। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम हैं एवं भ्रंश दरार पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट, जिसको मेन फ्रंटल थ्रस्ट MFT शॉर्ट में कहते हैं, मिलता है और MFT व MBT के मध्य उप हिमालय शिवालिक का विस्तार है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसको आप देख लीजिए कि MFT और MBT के मध्य कौन सा हिमालय पड़ता है, तो उप या मध्य शिवालिक हिमालय पड़ता है। आगे देखते हैं। MBT एवं MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट के मध्य लघु हिमालय का विस्तार है। इसके ऊपर बृहद हिमालय, जिससे CCZ यानी सेंट्रल सर्स्टिस्टालाइन जोन भी कहा जाता है, का विस्तार है। MCT के ऊपर HHC हायर हिमालय क्रिस्टल लाइन स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। तिब्बत हिमालय टेथियन HHC एवं STDS साउथ तिब्बत डेटमेंट सिस्टम के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर में सिंधु सांगपो सीचर क्षेत्र अवस्थित है। ITSZ उत्तर में हिमालय है। इस उत्क्रम क्षेत्रों की अवस्थित एवं हिमालय भौगोलिक संरचना के कारण यह भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में प्लेटों के संचालन के कारण यह भूकंप प्रवण क्षेत्र है। तो ये हमारे फैक्ट कुछ थे। अगर आप इसको कायदे से देख लेते हैं तो BPSC में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो निश्चय ही आपको मिलने की संभावना है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम देख लेते हैं। चलिए तो उन क्वेश्चनों को देखते हैं। जब तक आप BPSC में आपने एग्ज़ाम दिया ही है, आपने देखा ही होगा कि कितने अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए गहराई से अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो कभी भी BPSC क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। BPSC क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी क्वालिफाई हो सकता है। लेकिन आप विश्वास करो, जो मैटर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है किसी भी चैनल पे, तो आप इसको अच्छे से देखिए और बार बार रिवीजन करिए। जब बार बार रिवीजन करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होने वाला। और आपको पता ही है इसकी डेट भी आ चुकी है, जो कि जून में होने वाला है इसका एग्ज़ाम। इसलिए आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम अगर देना है, क्वालिफाई करना है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से क्वेश्चनों को देखिए। चलिए तो इन क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सततवाहिनी हैं या हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है? बताइए। A तथा R दोनों सही हैं या R या A की सही व्याख्या है, या A व R दोनों सही हैं परंतु R A की सही व्याख्या नहीं है। A सही है परंतु R गलत है, A गलत है परंतु R सही है। तो बताइए उत्तर इसका क्या सही हो जाएगा? उत्तर हमारा B सही हो जाएगा। A और R दोनों सही है किंतु R A की सही व्याख्या नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा? उत्तर हमारा B सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी है शिवालिक श्रेणी, निम्न हिमालय या बृहद हिमालय श्रेणी या धौलाधर श्रेणी। तो बताइए इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा? इसका उत्तर सही हो जाएगा आपका C। जैसा कि आप इसमें पढ़ चुके हैं भी ऊपर, बृहद हिमालय श्रेणी। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? बृहद हिमालय श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत का सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, या मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता? उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल एक, या केवल 1 और 3, या केवल 2 और 3, या D 1, 2 और 3? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आपके तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है तराई, दून, खादर या भांवर। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? भांवर क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भांवर क्षेत्र कहते हैं। जो उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान के क्षेत्र को, समतल मैदान के क्षेत्र को क्या कहते हैं? भांवर कहा जाता है। आगे चलिए। हिमालय का पर्वत पदी प्रदेश है ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहद हिमालय या अरावली। देखिए बीपीएससी ने इसको पूछा भी है, तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? हिमालय का बताइए लोग, ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, शिवालिक। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश को क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। चलिए, पदी प्रदेश से क्या है? शिवालिक। चलिए आगे देखते हैं। आगे ऑप्शन नंबर, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय या सतपुड़ा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बताइए। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा हिमालय। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? हिमालय। आगे देखते हैं। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है 850 से 1200 मीटर के मध्य या 750 या 1500 मीटर के मध्य या 750, 1100 मीटर के मध्य या 750, 1300 मीटर के मध्य। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा बताइए। इस क्वेश्चन में इसकी औसत ऊंचाई को जो बताया गया है 900 से 1100 मीटर के मध्य बताया गया है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। इस ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या मान सकते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या मानेंगे इसमें, क्योंकि जो इसका ऑप्शन, जो इसकी श्रेणी बताई गई है वो 900 से 1100 मीटर के मध्य बताई गई है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा उत्तर सही हो सकता है। आगे देखिए। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन श्रेणियों के बीच स्थित है? सिंधु और सतलज, काली और तिस्ता, सतलज और काली, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो बताइए, तो कुमायूं हिमालय किसके बीच है? सतलज और काली हिमालय के बीच स्थित है। ये बीपीएससी क्वेश्चन इसी प्रकार से सेम टू सेम पूछा था एग्जाम में। बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और थर्ड जो हुआ है, इन जो है एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसलिए आप लोग, पहले भी मैंने आपको बताया है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग देख लो। सिंधु और सतलज के बीच कौन सी नदी है? काली और तिस्ता के बीच कौन सी है? तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच कौन सी है? वो मैंने आपको फैक्ट के रूप में ऊपर पढ़ा चुका हूँ। आप लोग उसको जा करके देख सकते हैं दोबारा। इसको अपने कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है मध्यभूमि स्थित का, या अंतरा पर्वतीय स्थित का, या गिरपात की स्थित का, या अनु समुद्री स्थित का। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, गिरपद की स्थित का। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण किसका है? गिरपद की स्थित का। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। यदि आप हिमालय की यात्रा करें तो आप निम्नलिखित को देखेंगे: गहरे गड्ढ, यू घुमाव वाली नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, या भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, या उपयुक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो आपके सारे सही हैं। गहरे गड्ढ भी, यू घुमाव वाली नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल, ये सब आपके सही हैं। लघु हिमालय स्थित मध्य में, लघु हिमालय स्थित है मध्य में, ट्रांस और हिमालय के मध्य, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य, या फिर ट्रांस और शिवालिक हिमालय के मध्य, या शिवालिक और बाह्य हिमालय के मध्य। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य क्या स्थित है? लघु हिमालय स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, या शिवालिक, लघु हिमालय या महान हिमालय, या फिर आपका लघु हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक, महान हिमालय या हिमालय लघु,
हिमालय, महान हिमालय या लघु हिमालय, इसमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें उत्तर आपका क्या सही हो जाएगा? उत्तर नंबर आपका बी सही हो जाएगा, शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय, जो कि उत्तर की ओर निम्नांकित है, यानी उत्तर से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर है। पहला क्या है आपका? शिवालिक है, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? विंध्य, अरावली, शिवालिक या अन्नामलई? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, शिवालिक। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, क्या? शिवालिक। आगे देखते हैं, चलिए वो रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये वही आपका। निम्न में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? चलिए देखते हैं, जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी या लद्दाख पर्वत श्रेणी या काराकोरम पर्वत श्रेणी, या पीर पंजाल श्रेणी या जास्कर पर्वत श्रेणी या लद्दाख पर्वत श्रेणी या काराकोरम पर्वत श्रेणी, या काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी या जास्कर पर्वत श्रेणी, या फिर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी या लद्दाख पर्वत श्रेणी या जास्कर पर्वत श्रेणी या काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, पीर पंजाल श्रेणी या जास्कर पर्वत श्रेणी या लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी, उत्तर दिशा की ओर, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर। मैंने ये भी आपको क्वेश्चन ऊपर बताया था कि उसको नोट कर लेना। चलिए, तो उत्तर नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा या धौलागिर, कंचनजंगा, एवरेस्ट या अन्नपूर्णा धौलागिर, या कंचनजंगा धौलागिर या अन्नपूर्णा एवरेस्ट, या एवरेस्ट कंचनजंगा या धौलागिर अन्नपूर्णा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा या धौलागिर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे न्यूनतम कौन सी है? अजंता श्रेणी, पालकोटा श्रेणी या कैमूर पर्वत या पटकोई श्रेणी? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, पटकोई श्रेणी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू एवं कश्मीर में, पंजाब में, उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका अरुणाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में, या फिर जम्मू कश्मीर, क्या सही हो जाएगा? बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है इसका? आप लोग जैसा कि बता सकते हैं कि क्या हो सकता है, बताइए दोस्तों। ये लोग आप लोग कमेंट करके हमको बताइए कि इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? आप लोग बताइए कमेंट करके। आगे देखते हैं, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो ऑप्शन नंबर अब क्या सही होगा दोस्तों, बताइए ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा? गेस करिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो सकता है? ऑप्शन नंबर क्या? डी सही हो जाएगा, पूर्वी पीर पंजाल। पूर्वी पीर पंजाल। चलिए आगे देखते हैं, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? हमारा हो गया। दोबारा देखते हैं, कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों? बताइए, कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? कांगड़ा और धौलागिर पर्वत श्रेणियों के मध्य, या पीर पंजाल और हिमालय पर्वत श्रेणियों के मध्य, या महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणी या श्रेणियों के मध्य, या पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, पीर पंजाल और हिमालय पर्वत श्रेणियों के मध्य। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जैसा कि ऊपर वाला क्वेश्चन, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किन पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका इसका बी सही हो जाएगा, पश्चिम पीर पंजाल श्रेणी। पश्चिम
पीर पंजाल श्रेणी। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, कश्मीर हिमालय। करेवा भूमि कहाँ पाती है? कश्मीर हिमालय में। आगे देखते हैं। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? सिक्किम, तिब्बत, नेपाल या उत्तराखंड में? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, उत्तरा तिब्बत में। कहाँ है? तिब्बत में है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, तिब्बत में है। तो ये रहे हमारे भूगोल के कुछ क्वेश्चंस और कुछ फैक्ट। अब हम लोग पॉलिटी के कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए पढ़ते हैं इसको। आप लोग जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक ये आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो ही नहीं सकता, कोई भी एग्ज़ाम। उसके लिए विश्वास और मेहनत दोनों काम करते हैं। जब तक विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। तो चलिए पॉलिटी के कुछ क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राय ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में कृषि मिशन द्वारा किया गया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित की। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी। इसमें से 296 सीटें ब्रिटिश सरकार को तथा 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुए। 296 सीटों ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह हुआ स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देसी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के द्वितीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देसी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुए। संविधान सभा द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वॉइस मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायस राय ने निर्धारित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वह 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों जिसमें 9 महिलाएं ने हिस्सा लिया और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था। मूल संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में उसके अंगीकृत होने तक में
संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह एवं 17 दिन का समय मिलता है, जिसका कारण संभवतः संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल न किया जाना है। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन कुल अवधि 165 दिन हुए थे, जिसमें से 111 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर 284 सदस्यों द्वारा किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय वेगनर नरसिंह राव BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। उनके नाम इस प्रकार हैं, देख लेते हैं। विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमार अमृत कौर और सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गावती, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी, बेलायुधन, बेगम एजाज रसूल। अगला है एनी मस्करीनी था, अम्मू स्वामीनाथन। अगला है ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। आगे देखते हैं। 2 दिसंबर 1946 को अंतिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उसके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। तो दोस्तों, ये आपके पॉलिटी के कुछ फैक्ट थे जिनको हम लोग पढ़ें, और इसमें कुछ क्वेश्चन भी हैं जो कि 30-35 क्वेश्चन हैं। अब इस वीडियो में हम नहीं इसको करवाएंगे, अगर इसको करवाते तो ये हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले पार्ट में अगले दिन मैं आपको इससे संबंधित जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं इस समेत, वो मैं करवा दूंगा। तो चलिए, इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।